श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है जीवन साथी पार्ट 2। आजकल तलाक क्यों ज्यादा होते हैं? क्या हमारे जीवन में शादी जरूरी है? क्यों जरूरी है? जीवन साथी का चुनाव कैसे करें? क्या लव मैरिजेस ज्यादा सक्सेस होते हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज के व्याख्यान में हम करेंगे। आप सबको पता है, जीवन साथी पार्ट 1 हुआ। जोड़ियां सचमुच स्वर्ग में बनती है? लाखों सालों तक इंसान बिना शादी के बच्चे पैदा करता आया था। क्या शादी करना कब और कैसे उसने शुरू किया? इन सवालों का जवाब हमने ढूंढा था। आप सबको पूरी तरह से कल्पना है कि ये विषय का कुछ इस विषय के बारे में शुरुआत में मैं आपसे बात कहूँगा, अपनी बात रखूँगा और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो मित्रों, आज के विषय को हम शुरुआत करते हैं जीवन साथी पार्ट 2। हमने पहले पार्ट में देखा, जीवन साथी पार्ट 1 में, कि ये शादी जो इंसान ने निर्माण की, शादी की व्यवस्था निर्माण की, मैरिज सिस्टम निर्माण की, ये केवल वारिस तय करने के लिए हमने निर्माण की है। मैंने आपके सामने बात रखते हुए ये भी बात रखी थी कि इंसान करीबन 10 लाख वर्ष जीता रहा इस पृथ्वी पर, उसमें से 9 लाख, करीबन 95,000 ईयर्स तक उसने शादी नहीं की थी। बगैर शादी के वो जी रहा था। किस कारण से ये मैरिज सिस्टम शुरू हुई, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से विचार किया है। ये जो इस ढंग की मैरिज सिस्टम स्टार्ट हुई, पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण, जिसको हम पितृसत्ताक विवाह संस्था या फिर कुटुंब व्यवस्था कहते हैं, उसके कारण, और उसके बाद में करीबन 2500 साल पहले हमारे धर्म अस्तित्व में आए। 2500 साल पहले से जो धर्म अस्तित्व में आए वो सभी धर्म संस्थापक पुरुष थे, और उन सभी धर्म संस्थापकों ने पैट्रियार्कल सोसाइटी को, पितृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था को महत्व दिया और उसके जरिए उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। और इसलिए मैरिज सिस्टम भी बड़े पैमाने पर फैलते गई, क्योंकि धर्मों का उसको एक आधार मिला, या सही माने में बोला जाए तो धर्म के आधार पर, धर्म के प्रीचिंग के आधार पर भी मैरिज सिस्टम बड़े पैमाने पर हमारे जीवन में फैली। अब जिस ढंग की मैरिज सिस्टम आज अमल में लाते हैं, या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमको अमल में लाना होता है, एक ही व्यक्ति से शादी कर सकता है। अगर उसको दूसरी शादी करनी है तो आम भारतीय आदमी को पहले डाइवोर्स लेना पड़ता है, और उसके बाद ही वो दूसरे व्यक्ति के साथ में, दूसरे स्त्री के साथ में या दूसरे पुरुष के साथ में शादी कर सकता है। हमारे यहाँ की जो मैरिज सिस्टम बनी है वो पुरुषों को ज्यादा न्याय देने वाली और स्त्रियों को न्याय देने का बहुत विचार न करने वाली मैरिज सिस्टम थी। अब नेचर का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमने काफी अच्छे ढंग से समझने की कोशिश की है पार्ट 1 में। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं सुना होगा उन्होंने बाद में अवश्य सुन लीजिएगा। फेसबुक पर भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी ये व्याख्यान अवेलेबल है, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी अवेलेबल है। हम जानते हैं कि नेचर का उद्देश्य था, हर प्राणी मात्र के बारे में उसका यही उद्देश्य होता है कि बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा हो, क्योंकि इंसान मरता है, बार बार मरता है, अलग अलग कारणों से मरता है। अगर उसकी ताकत बढ़नी है तो बच्चे ज्यादा पैदा होने चाहिए, और नेचर में यही विशेषता होती है कि उसने जो भी इस सृष्टि में, इस नेचर में अलग अलग जीव जंतु निर्माण किए, प्राणी निर्माण किए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जीने के लिए वो अवसर देता है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के लिए भी अवसर देता है। तो इसलिए ये नर मादी जो स्त्री पुरुष है, इंसान के नर मादी है, वे बार बार साथ में आए। बार बार साथ में आने के कारण
बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, ज्यादा बच्चे पैदा होने की संभावना हो, इसलिए नेचर ने ही कुछ बातें नेचुरल इंस्टिंक्ट का एक हिस्सा कर कर इंसान के जीवन में दिया है। जैसे कि सेक्स है, सेक्स भी होता है, रोमांस भी होता है। सेक्स ये केवल एक्टिविटी नहीं होती है, उसके साथ में रोमांस होता है। सेक्स की पूरी प्रक्रिया में इंसान को बहुत आनंद आता है, और ये आनंद प्राप्त करने के लिए वो बार बार सेक्स करने की इच्छा रखता है, और बार बार जोड़ीदार के साथ में, जो भी उसके साथ में पार्टनर होगा, उसके साथ में सेक्स करना चाहता है। ये नेचर की इच्छा है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। वो इसलिए है कि वे नर मादी बार बार एक दूसरे के साथ में सेक्स करे, जिसके जरिए बार बार बच्चा पैदा होने की संभावना बढ़े और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस नेचर में पैदा हो, ताकि ये जो जमात है, इंसान की जमात है, वो पूरी ताकत से इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर जी सके। अब ये उद्देश्य हमने समझ लिया, लेकिन बाद में इंसान ने ये मैरिज सिस्टम इवॉल्व करने की कोशिश की। अब पहले उसके पीछे का कारण तो मैंने आपको पहले बताया है पार्ट 1 में। जब पैट्रियार्कल सोसाइटी बने, पुरुषसत्ताक कुटुंब व्यवस्था बने, तब जो भी कुटुंब प्रमुख था, राजा था, टोली नायक था, वो चाहता था कि मेरे से ही, मेरे बीच से ही बच्चा जो पैदा होगा वही आगे चलकर मेरा वारिस बनना चाहिए। इसलिए उसको आवश्यकता महसूस हुई कुछ स्त्रियों पर बंधन डालने की, ताकि इन स्त्रियों का संबंध, इन मादियों का संबंध दूसरे पुरुषों के साथ में नहीं आए। 100% ये गारंटी हो कि जो भी बच्चा पैदा होगा इनके पेट से, वो बच्चा मेरे ही बीच का होगा, ताकि मेरा वारिस वो आगे चलकर बन सके। इस कारण ये मैरिज सिस्टम बनी है। ये हमने पहले ही बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब इसमें दूसरा हिस्सा आ गया। जब बंधन डाला गया तो सेक्स को नकारना उसमें शुरू हुआ। अब मानकर चलिए एक राजा है, एक टोली नायक है, उसने अपनी पट्टर रानी, अपनी रानियां घोषित की है। समझो उसकी 10 रानियां हैं। अब इन 10 रानियों को और किसी के साथ में संबंध रखने का अधिकार नहीं है। वो तो केवल अपने पति के साथ में, राजा के साथ में ही संबंध रख सकती है। और नेचर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो बार बार नर के साथ में संबंध बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का अवसर पैदा हो। जो नेचुरल स्थिति थी उसको हमने ब्रेक लगा दिया, वहां बांध बना दिया। मैरिज सिस्टम के जरिए ये सिस्टम बांध बनाने की शुरू हुई। उसको हम कहते हैं कि स्त्री ने चरित्रवान होना चाहिए, अपने पति के अलावा और किसी के साथ में उसका संबंध नहीं आना चाहिए, अपने पति के अलावा और किसी के साथ में उसने सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखने चाहिए। ये जो बंधन नेचर में नहीं था, नेचर की अपेक्षा नहीं थी, वो हमने शुरू किया। ये थोड़ा नेचर के खिलाफ की बात है। अब पूरी तरह से तो इसको रोका नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें गड़बड़ी ना हो। ये जो रानियां घोषित की गई है, गलती से भी उनका किसी के साथ में संबंध ना आने पाए, इसलिए अलग अलग ढंग की सिस्टम्स इवॉल्व की गई, परंपराएं इवॉल्व की गई। जब धर्मों का उदय हुआ, धर्मों के आधार पर यह सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से अमल में लाने की कोशिश की गई। उसमें से पतिव्रता की कल्पना, पातिव्रत्य की कल्पना, पति के बिना जो स्त्री और किसी के साथ में संबंध प्रस्थापित करती है वो एकदम से गिरी हुई औरत है, उसको समाज में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, उसको स्वर्ग में भी जगह नहीं मिल सकती है, उसके लिए नर्क रिजर्व है। इस ढंग की सब बातें संस्कार के जरिए, अलग अलग परंपराओं के जरिए दिमाग में डालना जरूरी था, ताकि इस ढंग का जो एक बंधन हम डाल रहे हैं, जो नेचुरल नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, नेचर के विरुद्ध है, वो अमल में लाने की कोशिश करने का यह सब प्रयास था। अब इसके बारे में हम हमेशा सक्सेस हुए हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह चलता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें से काफी डेविएशन निकले।
यानी आज तक की मैरिज सिस्टम का अगर हम विचार करें तो इसमें से काफी डेविएशंस पैदा हुए। जिस दिन मैरिज सिस्टम पैदा हुई उसी के कुछ समय बाद में वेश्यावृत्ति, वेश्या व्यवसाय पैदा होना शुरू हुआ। क्योंकि एक तरफ स्त्री पर बंधन थे, लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष पर बंधन नहीं थे। फिर पुरुष जाएगा कहां? जहां जाएगा वहां वेश्या व्यवसाय शुरू होगा। मॉरल्स एंड मैरिजेस इस किताब में बर्ट्रांड रसेल बड़े अच्छे ढंग से इस बात को समझाते हैं। मैरिज सिस्टम का ही दूसरा हिस्सा है वेश्यावृत्ति, वेश्या व्यवसाय, प्रोस्टिट्यूशन। ये उसी का एक हिस्सा बन गया है। अगर मैरिज सिस्टम चलनी है जिसमें स्त्रियों पर बंधन होगा लेकिन पुरुषों पर नहीं होगा, तो उसमें इस ढंग का प्रोस्टिट्यूशन खुलना और चलना आम बात है। आम बात के बजाय ये होना ही है, इसका दूसरा कोई पर्याय नहीं हो सकता था। अब हमने ये डेविएशंस तो उसमें से पैदा हो गए, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन पैदा हुआ, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पैदा हुए। शुरुआत के दिनों में यूरोप में और पूरे दुनिया में, मुस्लिम कंट्रीज में भी, अगर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी के साथ में सेक्स या रोमांस करते हुए पकड़ी जाती तो उसको जिंदा जलाया जाता। मुस्लिम कंट्रीज में पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर उसको पत्थर मार मार कर मार देते थे। यह इतना बड़ा डर पैदा करने के बावजूद, धर्म का संस्कार होने के बावजूद, स्वर्ग और नरक का डर होने के बावजूद, ये डेविएशंस होते रहे। ये कभी रुक नहीं पाए, कम ज्यादा प्रमाण में होते रहे, डर के कारण छुप छुप कर होते रहे। यानी एक तरफ प्रोस्टिट्यूशन और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते रहे। ये फैक्ट है, इसको हम नकार नहीं सकते। और इसको अगर हम समझ लेंगे तो ही आज के मैरिज सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे ढंग से हम सोच सकेंगे और उसके बारे में विचार कर पाएंगे। अब मित्रों, इसका मतलब ऐसा है क्या कि केवल इसी क्षेत्र में हमने नेचर के खिलाफ या नेचर के अलावा अलग ढंग से जीना सीखा या फिर जीने की कोशिश की? नहीं, इंसान का काफी कृत्रिम है। जैसा इस सृष्टि में कोई प्राणी घर बनाकर नहीं रहता है। जब तक वो गुफा में रहता था जाकर, तब तक समझने जैसी बात है कि गुफा इसी नेचर ने तैयार की हुई चीज है, उसमें जाकर वो रहता है, वहां शेल्टर लेता है। लेकिन जिस दिन इंसान खेती करने लगा, खुद के घर खुद बांधने लगा, तभी से उसने नेचर के अलावा, नेचर के नियमों के अलावा अलग ढंग से अपने आप को ढालना, अपने आप को जीना सिखाना शुरू किया। ये हर क्षेत्र में वो करते गया है। उसने समाज व्यवस्था निर्माण की। प्राणियों में भी समाज व्यवस्था होती है, लेकिन वो नेचर से बंधी हुई होती है। इंसान ने अपना दिमाग उपयोग कर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने समाज व्यवस्था निर्माण की। अगर नेचुरल कुटुंब व्यवस्था अगर कोई होती है तो वो केवल मातृसत्ताक पद्धति हो सकती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल कुटुंब व्यवस्था हो सकती है। लेकिन हमने उसमें से पैट्रियार्कल सोसाइटी निर्माण की, हमने राज्य निर्माण किए, राज्य व्यवस्था निर्माण की, अर्थव्यवस्था निर्माण की। तो केवल मैरिज में जो पत्नी पर या फिर स्त्री पर जो बंधन हमने डाले हैं वहीं तक ये बात सीमित नहीं है। हमने नेचर से अलग अपने आप को कर काफी चीजों के क्षेत्र में नई नई चीजें ईजाद की, नई नई चीजें अपने जीवन में स्वीकारे, और इस बदलाव के कारण ही इंसान बहुत आगे बढ़ पाया है और इस पृथ्वी पर पूरी तरह से राज कर रहा है। तो नेचर से अलग होना यह प्रयोग कोई केवल इस क्षेत्र का नहीं है, काफी क्षेत्रों में ये प्रयोग हम करते आए हैं। अब ये हमने जान लिया कि ये मैरिज सिस्टम नेचुरल नहीं थी, हमने इसको इवॉल्व किया, इजाद किया, अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मों ने उसमें बहुत ही महत्व का रोल प्ले किया, इसके बावजूद उसमें डेविएशंस होते रहे। अब तक की बात अलग थी, करीबन 50-60 साल पहले तक की बात अलग थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे मैरिजेस में तलाक क्यों ज्यादा होते हैं। पूना का ही उदाहरण ले, पूना में जो भी डाइवोर्स के केसेस हैंडल करने वाले वकील लोग हैं,
एडवोकेट्स हैं, उनके साथ में मेरी बार बार बात होती रही है। वे कहते हैं कि गए 25-30 सालों में बहुत ही बड़े पैमाने पर डाइवोर्स होने लग गए हैं, और अभी के लास्ट 10 सालों में तो यह प्रमाण बहुत ही भयावह है। शादी होते ही पहले 2 सालों में बड़े पैमाने पर डाइवोर्सेस होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? ऊपरी तौर पर हमको कारण दिखता है, यह मैरिटल डिसहार्मोनी है, जिसको विवाह संस्था का जो 2 पार्टनर्स होते हैं उनमें जो विसंवाद होता है, मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, इस कारण यह होते हुए हमको दिखता है। 50 साल पहले डाइवोर्स का प्रमाण बहुत कम था हमारे समाज में, खासकर भारतीय समाज में। लेकिन एक तरफ डाइवोर्स का प्रमाण कम था, लेकिन दूसरी तरफ स्त्रियों को तलाक न देते हुए छोड़ने का भी प्रमाण था हमारे समाज में। केवल शादी में से उनको छोड़ दिया जाता था, उनकी केयर नहीं ली जाती थी। क्यों डाइवोर्स नहीं लिए जाते थे? उसके पीछे का कारण था कि समाज का बहुत प्रेशर रहता था, हिम्मत नहीं होती थी डाइवोर्स लेने की। स्त्रियों की तो बिल्कुल ही होती नहीं थी, चाहे उतने अन्याय सहन कर ले, लेकिन जाएगी कहां? मायका छूटा हुआ है, मायके में फिर से जगह मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। खुद को अलग ढंग से अपने आप को जिला सके इतनी क्षमता खुद में नहीं है। वो पूरी तरह से अपने पति पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। ऐसी अवस्था में उसको लात मारकर भी भगाने की कोशिश की तो भी वो घर छोड़कर जा नहीं सकती है। उसके सामने 2 ही पर्याय है, एक तो आत्महत्या कर कर दुनिया को छोड़ दे, या फिर पति के जो भी अन्याय हो गए, या फिर सास ससुर या घर के जो भी लोगों के अन्याय हो गए, वो सहते सहते उसने जीना चाहिए। इस अवस्था में डाइवोर्स का प्रमाण बहुत कम था। स्त्री का रोल तब बहुत ही डिफाइन था कि उसने घर के लिए त्याग करना है, घर का ही काम करना है, बच्चों को संभालना है। पति उसके लिए परमेश्वर है, उसका घर संभालना, उसके लिए खाना बनाना, बच्चों को संभालना, यही उसकी जिम्मेदारी है। और उसके कहने को, उसके से को कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इस ढंग की सोसाइटी में ये हमारी मैरिज सिस्टम चलते आई 50 साल पहले तक की। इसमें यह अपेक्षा थी कि पत्नी का, स्त्री का पूरी तरह से अपने पति के लिए समर्पण चाहिए। पति ही उसका परमेश्वर है। वो कहेगा तो उसने उठना चाहिए, वो कहेगा तो बैठना चाहिए। इस ढंग की समाज की अपेक्षा थी, और चाहे स्त्री को मान्य हो ना मान्य हो, उसको ये अपेक्षाएं पूरी करनी थी। इसका मतलब ये सिस्टम बहुत बुरी थी, ऐसा नहीं था। इसका मतलब इस सिस्टम में स्त्री और पुरुष में प्रेम नहीं था, हर पुरुष अपने घर के स्त्री पर अन्याय करता था, यह बिल्कुल नहीं था। कई जोड़े ऐसे थे, बहुत प्यार से साथ में जीते थे, एक दूसरे के साथ में जीना उनको बहुत अच्छा लगता था। मैं उन जोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन जोड़ों की बात कर रहा हूं कि जिन जोड़ों में डिसहार्मोनी थी, झगड़े थे, एक दूसरे के साथ में जीने के लिए संभावनाएं कम थी, एक दूसरे के साथ में जीना नहीं चाहते थे, इसके बावजूद मजबूरन उन्हें जीना पड़ता था, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था, दूसरा कोई पर्याय नहीं था, और स्त्री के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था। ये जो साथ निपटते थे बड़े पैमाने पर, उसमें डाइवोर्सेस बहुत कम होते थे। उसमें स्त्री की मजबूरी और इवन कई बार पुरुष की मजबूरी, क्योंकि उसमें भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि स्त्री को नकार दे, बच्चों को छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले, या फिर किसी के साथ में चले जाए, ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। और इसलिए मित्रों, इस समाज में इस ढंग की ये बातें होते रही। एक तरफ मजबूरी के कारण डाइवोर्स नहीं होते रह गए, और दूसरी तरफ शायद दोनों का बहुत अच्छे ढंग से जमता है, इसलिए डाइवोर्स की कभी जरूरत ही नहीं थी। ऐसे भी कई जोड़े हमारे समाज में रहते थे। अब लेकिन परिस्थिति बदल गई है, बहुत परिस्थिति बदल चुकी है। उसके पीछे का एक पहला कारण जो कहा जाता है, बड़े पैमाने पर हमारे सभी के लोगों के ध्यान में आता है, वो यानी स्त्री पढ़ने लगे। अब हमारी पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो बुरी हो, उसके आधार पर तो विचार करने ही वाले हैं। जिस स्त्री ने, जिस पत्नी ने विचार नहीं करना चाहिए, अपेक्षा थी कि उसने विचार ही नहीं करना चाहिए, पति कहेगा उसी के अनुसार चलना चाहिए, वो अब सोचने लग गई।
विचार करने लग गई। जाने अनजाने में उसकी महत्वाकांक्षाएं निर्माण हुई, जीवन के प्रति की उसकी सोच अलग हो गई। वो अपना भी विकास करना चाहती है, उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहती है। उसको यह एहसास हुआ है कि उसमें भी कुछ अच्छे गुण हैं, उनका विकास होना चाहिए। जाने अनजाने में पढ़ाई के कारण जिस तरह से समाज का वातावरण बदल रहा है, उस कारण उसको अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। ये जो अस्तित्व का एहसास हुआ, उसकी समझ उसको प्राप्त हुई, और साथ में ही स्त्री धीरे धीरे अर्थ स्वतंत्रता प्राप्त करने लग गई, नौकरियां करने लग गई, कमाई करने लग गई। स्त्री में बदलाव आते गए। स्त्री में बदलाव केवल इस कारण से नहीं आए, अलग अलग मूवमेंट चले। स्त्री मुक्ति आंदोलन कहते हैं, उस कारण भी कुछ विचार उनके तक पहुंचे। उनको भी इक्वेलिटी से जीने का अधिकार है, ये एहसास उनमें उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उनका जो पहले रोल था, जो केवल 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 घर के दायरे में सीमित था, वो रोल का दायरा अभी बढ़ते गया। वो बाहर जाती है, कमाती है, कई क्षेत्र में पुरुष की बराबरी कर पाती है। उसमें जो योग्यता है, उसमें जो गुण है, उसका उसको एहसास होने के कारण उसको प्राधान्य देती है, उसको महत्व देती है, उसका भी विकास करना चाहती है। तो एक तरफ स्त्री बढ़ते गई, विकसित होते गई, लेकिन दूसरी तरफ पुरुष जो था, उसकी मानसिकता इतनी बदली नहीं। ना ही किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इस ढंग से ढालने की ज्यादा कोशिश की। पुरुष जहां था वहां से थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन स्त्री अपनी जगह से बहुत आगे बढ़ी। और इसमें से इतने सालों तक जो शादी की परंपरा चलती रही, मैरिज सिस्टम चलती रही, उसमें जो रोल थे, वो रोल बदलने के कारण नए संघर्ष निर्माण हुए। ये जो नए संघर्ष निर्माण हुए, उसमें से डाइवोर्स का प्रमाण बढ़ा, यह हमको दिख रहा है। लेकिन यह यहां तक सीमित नहीं है, केवल विचारों तक सीमित नहीं है। दूसरा भी एक महत्व का कारण है सेक्स। सेक्स, इस विचार के बारे में पहले स्त्रियों ने सोचना ही नहीं चाहिए, यह पूरी दुनिया में मान्यता थी। शादी में सेक्स होता है, यह कोई नकारता नहीं है। शादी में पति पत्नी सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, यह कोई नकारता नहीं। लेकिन पुरुषों के लिए सेक्स होता है, स्त्रियों की कोई सेक्स की इच्छा ही नहीं होती है, यह तक मान्यता 20वीं शताब्दी में थी। आधी सेंचुरी यही मान्यता रखने वाली थी। 1950 तक ऐसा माना जाता था कि स्त्री को सेक्स में रुचि नहीं होती है, कम से कम अच्छे स्त्रियों को तो होती ही नहीं है। उनका सेक्स में कोई रोल नहीं होता है, उनका रोल केवल इतना होता है पुरुष का समाधान करना। धीरे धीरे स्त्रियां बोलने लग गई, उनकी सेक्सुअलिटी भी अलग है, ये सामने आने लग गया। इस क्षेत्र में भी उनकी इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती है, उनकी जरूरतें होती हैं, ये बात सामने आ गई। और फिर 1950 के बाद में इस मैरिज सिस्टम के क्षेत्र में जो भी अभ्यास हुए, रिसर्चेस हुए, उसके आधार पर यह बात सामने आई कि सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन पति और पत्नी दोनों का होना विवाह संस्था में, मैरिज सिस्टम में बहुत जरूरी है, तो ही शादी टिकेगी। यानी आगे चलकर यह बात यहां तक आई कि जिन पति पत्नी का, जिन जीवन साथियों का बेड पर बहुत अच्छे ढंग से जमता है, उन्हीं का जिंदगी के हर क्षेत्र में अच्छे ढंग से जमता है, वही शादी अच्छे ढंग से टिक सकती है, अदरवाइज वो शादी टिकेगी नहीं। यहां तक ये बात पहुंच गई। ये बहुत ही नया रिविलेशन था, इसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया था। 2000 सालों से कभी सोचा नहीं गया था कि स्त्री भी ऐसा सोचती है, स्त्री की भी ये आवश्यकता होती है, उसको भी सेटिस्फैक्शन हो सकता है, उसके भी सेटिस्फैक्शन की जरूरत है। और ये सब बातें धीरे 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 स्त्रियों तक पहुंची, पुरुषों तक पहुंची। आज उस स्थिति में हम हैं। इसलिए शादी में जो विसंवाद हमको दिखते हैं, डिसहार्मोनी दिखती है, संघर्ष जो दिखता है, वो केवल वहीं तक सीमित नहीं है, उसमें सेक्स भी बहुत महत्व का रोल प्ले करता है। ये दोनों कारणों के कारण जो जीवन साथी हमारा होता है,
वो अगर कॉम्पैटिबल नहीं है, एक दूसरे को साथ देने के लिए योग्य नहीं है, तो फिर वो शादी टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कॉम्पैटिबिलिटी दोनों क्षेत्र की होती है, सेक्स में भी होती है, और ये कॉम्पैटिबिलिटी हर क्षेत्र में दोनों के साथ में जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसमें होती है। उसमें स्वभाव से लेकर काफ़ी बातें आती हैं, बर्ताव के तरीके आते हैं, बिहेवियर आते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से बाद में सोचेंगे। लेकिन आज इतना ही हम ध्यान में रखेंगे कि ये डिसहार्मोनी, सेक्स और बाकी जो संघर्ष, वैचारिक संघर्ष बोलेंगे, विचार के बदलाव के कारण आया हुआ संघर्ष बोलेंगे, या फिर रोल बदलने के कारण आया हुआ संघर्ष हम कहेंगे, वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उसके कारण दोनों एक दूसरे को कॉम्पैटिबल अगर नहीं है, तो फिर ये कॉम्पैटिबिलिटी की कमतरता शादी को तहस नहस कर देती है। अगर हम एक वाक्य में कहें आज के शादी की आवश्यकता क्या है, तो दोनों को, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, दोनों को न्याय देने वाली, दोनों को विकसित होने का, बढ़ने का अवसर देने वाली मैरिज सिस्टम की आज आवश्यकता है। जो 50 साल पहले तक पुरुषों की आवश्यकता पूरी करती थी, स्त्रियों की आवश्यकता को अनदेखी करती थी, वो मैरिज सिस्टम आगे चलने वाली नहीं है। तो ये नई मैरिज सिस्टम हमको ढूंढनी होगी, या फिर ये नए मैरिज सिस्टम के साथ में हमको एडजस्ट होना पड़ेगा। और ये आज की आवश्यकता है। ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये ट्रांजिशन पीरियड ही हमको इस आवश्यकता को बहुत बड़े पैमाने पर महत्व देने के लिए मजबूर करता है। अगर हम ये बात को समझ पाएंगे, अमल में ला पाएंगे, तो ही आगे चलकर हमारी मैरिज सिस्टम बहुत सक्सेसफुली काम कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में यह भी आएगा, क्या हर इंसान के लिए शादी जरूरी है? क्यों जरूरी है? अब कुछ 5-6 हजार सालों से हम शादी करते आए हैं। यह हजार सैकड़ों सालों का प्रयोग है, एकदम से हम छोड़ नहीं सकते। केवल यहीं तक ये बात सीमित नहीं है, मैरिज सिस्टम के बहुत अच्छे फायदे भी हैं, इसीलिए तो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान शादी क्यों करता है? आज के जमाने में जो शादी के बारे में हमारी सोच है, उसको पहले हम समझ लेंगे और इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। हम शादी क्यों करते हैं? तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है, पुरुष के दिमाग में आती है, स्त्री के भी दिमाग में आती है। हमारे समाज में जो भी व्यक्ति शादीशुदा होता है उसको प्रतिष्ठा होती है, उसकी इज्जत होती है। अनमैरिड व्यक्ति से मैरिड व्यक्ति की इज्जत ज्यादा होती है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। बंबई के बस में मैं प्रवास कर रहा था, सिटी बस में, डबल डेकर बस थी। एक पुरुष का उतरते उतरते एक लड़की को धक्का लग गया। अब शायद गलत जगह धक्का लग गया। वो लड़की चिल्लाने लग गई, झगड़ने लग गई, उस पुरुष को गाली देने लग गई। अब ऐसा लगने लग रहा था कि उसको मारपीट होती है कि क्या है। उसी क्षण उसने आवाज चढ़ाकर बोला, ए क्या बोल रही है तू, धक्का दिया, गलती से लगा होगा, यहां उतरने के लिए जगह नहीं है, चारों ओर से लोग हैं, मैं कहां देखते बैठूं तू लड़की है कि लड़का है? मैं शादीशुदा व्यक्ति हूं, तेरे से बहुत सुंदर मेरी बीबी है, मैं तेरे को काहे को धक्का मारूंगा। अब ये बात कहने के बाद में एकदम से जादू सा असर हुआ। जो बाकी पुरुष लोग उसको पीटने की सोच रहे थे, वो एकदम से दूर हट गए और ये मानने लग गए, चर्चा भी हुई उसके बाद में, शादीशुदा व्यक्ति वो डेलिबरेटली धक्का नहीं देगा। अब ये कहीं लिखा है कि शादीशुदा व्यक्ति कहीं धक्का नहीं देगा? लेकिन शादीशुदा व्यक्ति है, मैरिड व्यक्ति है, उसको समाज में प्रतिष्ठा होती है। जो बहुत समय तक शादी नहीं करता है, उसको प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा समाज में कम होती है। इस कारण भी कुछ लोग शादी करना चाहते हैं। मैं कई लोगों से बोलते आया हूं, क्यों शादी करना चाहते हो? शादी में सुरक्षा प्राप्त होती है।
कि ये सुरक्षा किस ढंग की है? नहीं, सुरक्षा महसूस होती है। स्त्री के लिए तो बहुत ही बड़ी सुरक्षा महसूस होती है। उसको लगता है कि अपना पूरा जीवन इस ढंग से बहुत अच्छे ढंग से गुजर जाएगा। क्या ये बात सही है? नहीं, डाइवोर्सेस होने लग गए आज। ये सुरक्षा तो परमानेंट नहीं है। क्या इस कारण शादी करनी चाहिए? नहीं, ये भी बहुत अच्छा कारण नहीं हो सकता है शादी करने का। कई लोग कहते हैं कि हमने शादी की मेरे मां बाप को आनंद देने के लिए। आज के जमाने में अगर कोई कहेगा कि मेरे मां बाप को आनंद देना है, उनकी इच्छा थी, उनका आग्रह था, इसलिए मैंने शादी की, ये तो बहुत ही गलत बात होगी। अपने स्पाउस पर, अपने जीवन साथी पर अन्याय करने वाली बात होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे की लाठी के लिए शादी कर रहे हैं। क्या सही में बुढ़ापे की लाठी हो सकती है? आजकल अगर कोई व्यक्ति ये माने कि बुढ़ापे की लाठी यानी मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में मुझे संभालेंगे, मेरे लिए सब कुछ करेंगे, मेरा बुढ़ापा आराम से गुजरेगा, तो मित्रों ये बात विश्वसनीय नहीं है। इस पर विश्वास रखकर किसी व्यक्ति ने अपने शादी के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये तो मैं आग्रह से कहूंगा। अगर बच्चे आपका अच्छे ढंग से गुजारने के लिए आपको मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अपेक्षा रखकर कभी शादी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने शादी की इसलिए कि हम प्यार में गिर गए, इसलिए शादी की। अब प्यार में गिरने के कारण शादी करनी चाहिए क्या? उसके बारे में हम स्वतंत्र सोच ही रहे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में यहां ज्यादा नहीं बोलूंगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो शादी करते हैं। खास कर जो लोग शादी करना नहीं चाहते, शादी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ये हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि नहीं? ये उस व्यक्ति का निर्णय होना चाहिए कि उसने शादी करनी है या नहीं करनी है। वो शादी की जिम्मेदारी ठीक ढंग से उठा पाएगा या नहीं पाएगा, उसको ये जिम्मेदारी उठानी है या नहीं उठानी है, ये भी स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। मेरा एक मित्र, बहुत नजदीक का मित्र, मुझसे आके कहने लगा कि शाम वो अमुक अमुक लड़की को तूने देखा है? मैंने बोला हाँ देखा है, तेरे साथ में ही देखा है, तेरे साथ में ही मिला, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लड़की अच्छी है, शादी करो। एक दिक्कत है, वो लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन वो कहती है कि मुझे पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं लगता है। तेरा इस विषय का अभ्यास है, इसलिए मैं पूछने को आया। मैंने कहा मित्र, तेरा कितना भी उस लड़की से प्रेम हो, तुम्हारा प्रेम कायम रखो, लेकिन उस लड़की के साथ में शादी मत करो। मेरा जहां तक इस विषय का अभ्यास है, मैं जानता हूं कि जिस लड़की को पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं लगता, वो लड़की शायद लेस्बियन हो सकती है, उसको दूसरे लड़की के प्रति आकर्षण लग सकता है, या फिर होगा तो भी वो तेरे साथ बात न की हो, ये भी हो सकता है। अगर उसने तेरे साथ इस ढंग की बात की है तो ये तो वार्निंग बेल है कि ये शादी कभी सक्सेस नहीं होने वाली है, इसलिए तू इस शादी के चक्कर में मत गिर। लेकिन उसी लड़की ने आग्रह किया, दोनों ने शादी की और 1 साल में दोनों ने तलाक भी ले लिया। अब उस लड़की ने शादी क्यों की? उसने अपने इस पति को झूठा नहीं कहा था, उसने इसको ठगा नहीं था, उसने पहले ही बता दिया था कि मुझे पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं महसूस होता है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तू कहता है मुझसे प्रेम करता है, प्यार करता है, मुझे भी तू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मित्र कर कर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कोई आकर्षण नहीं लगता, किसी पुरुष के बारे में आकर्षण नहीं लगता। यह उसको एहसास होने के बाद भी उसने शादी क्यों की? उसका कारण था घर का प्रेशर, उसका कारण था उसकी छोटी बहनें, उनकी शादी होने की थी। जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होगी तब तक छोटी बहनों की शादी नहीं होगी, इसलिए उसने शादी की। लेकिन ये बात पूरे अच्छे ढंग से वो मित्र को समझा नहीं पाए, इसलिए उसने केवल शादी की और बाद में धीरे धीरे उससे दूर होते गए, और 1 साल के बाद में बुझ गई बात, और 2 साल के अंदर अंदर उनका तलाक भी हो गया। अब ये तो लड़की की बात है, इसलिए मैंने जाहिरी तरीके से आपके सामने कही।
लड़कों के प्रति तो ये बहुत ही प्रेशर की बात होती है। अगर किसी लड़के को महसूस होता है कि मैं जिम्मेदारी नहीं स्वीकारना चाहता हूं, मैं अलग ढंग से अपना जीवन जीना चाहता हूं, तो भी पूरे के पूरे खानदान की प्रतिष्ठा आड़े आती है। इतना बड़ा लड़का हो गया, उसकी शादी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? लड़का लड़का है कि नहीं, यहां से बात शुरू होती है। और समझो उस लड़के की अगर होमोसेक्सुअल टेंडेंसी है तो पूरे समाज का, पूरे रिश्तेदारों का इतना दबाव बढ़ता है कि उस लड़के को शादी मजबूरन करनी पड़ती है और दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब उसमें होमोसेक्सुअलिटी का कारण हो, लेस्बियनिज्म का कारण हो, या फिर जिम्मेदारी न स्वीकारने की तैयारी ये भी कारण हो, तो केवल प्रेशर के कारण, लोगों के प्रेशर के कारण, लोग क्या कहेंगे इस कारण अगर हम शादी करेंगे तो शादी कभी अच्छे ढंग से चलने वाली नहीं है, दोनों को न्याय नहीं देने वाली है। अगर हमको लगता है कि मुझे जीवन में सुख से जीना है, आनंद से जीना है, इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, तो यह बात सही है। अकेला आदमी जिंदगी भर नहीं अच्छे ढंग से जी सकता है। उसको अगर जीना है तो एक साथी की बहुत आवश्यकता है, अच्छे ढंग से जीने के लिए, आनंद से जीने के लिए। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जीवन में मैं शादी इसलिए कर रहा हूं कि मुझे एक अच्छा साथी चाहिए, मुझे सुख से जीने की आवश्यकता है, सुख से जीने के लिए, आनंद से जीने के लिए मैं शादी कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये उद्देश्य हमें से आप ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का कारण क्या है इसका भी मैं स्पष्टीकरण आपको बाद में दूंगा। दूसरा, अगर कोई कहता है कि मुझे एक सेक्स पार्टनर चाहिए इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, ऐसा कहा नहीं जाता है, जाहिर तरीके से ऐसा कहते नहीं है। लेकिन शादी का उद्देश्य तो वो होता है, वो होता ही है कि एक सेक्स पार्टनर चाहिए हमें। तो ये चाहे आप कहें ना कहें, ये उद्देश्य महत्व का उद्देश्य है, जीवन में बहुत आवश्यक उद्देश्य है। हर एक के जीवन में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन उसके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसको अगर जीवन में सही माने में एक नॉर्मल व्यक्ति कर जीना है, एक व्यक्ति कर आनंद से जीना है, तो उसको सेक्सुअल पार्टनर की बहुत आवश्यकता है। इसके बारे में दो राय हो ही नहीं सकती है। इसलिए अगर कोई कहता है कि मुझे सेक्सुअल पार्टनर चाहिए इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, यह सही जवाब है। अगर कोई कहता है कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, उनका बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना है इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, तो भी यही भी जवाब सही है। यानी आखिरी की तीन चीजें जो है कि मुझे सुख से जीना है, आनंद से जीना है, मुझे सेक्सुअल पार्टनर चाहिए और मुझे बच्चे पैदा करने हैं, उनका पालन पोषण करना है, क्योंकि बच्चों के प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम है, मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूं। इन तीन कारणों के कारण तो भी कम से कम हमको शादी करने की बहुत जरूरत हो सकती है, और यही सही जवाब है। अब मित्रों, शादी के बिना यह होने के लिए दूसरे कोई प्रयोग हुए क्या? हमारे समाज में इस ढंग के कुछ प्रयोग हो चुके हैं। उसका मैं उदाहरण आपको दूंगा। एक तो कुछ तात्विक कारणों के कारण, थियरीज के कारण यह प्रयोग हुआ रशिया में। रशिया में जैसा ही कम्युनिज्म एस्टेब्लिश हुआ 1917 में, तो मार्क्सवादी विचारधारा में यह बात कही जाती थी कि ये जो कुटुंब व्यवस्था है, फैमिली सिस्टम है, ये कैपिटलिज्म का लास्ट सिटाडेल है, कैपिटलिज्म का लास्ट किला है। अगर ये कैपिटलिज्म पूरी तरह से, ये भांडवल तंत्र जो है वो पूरी तरह से खत्म करना है, तो ये फैमिली सिस्टम हमने खत्म करनी चाहिए। क्योंकि इंसान टोटल जायदाद इकट्ठा करता है, संपत्ति इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करता है, किस लिए? वो फैमिली के लिए करता है। अगर फैमिली नहीं रहेगी तो ये इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति नहीं रहेगी। ऐसा मानकर रशिया में ये प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। वहां जो कम्यून्स थे उसमें स्त्री पुरुष रहते थे। कोई भी स्त्री को किसी भी पुरुष के साथ में संबंध रखने के लिए कभी मनाही नहीं की जाती थी। हर साथी, कॉमरेड, दूसरे स्त्री कॉमरेड को चुन सकता था। दोनों की मर्जी है, तब तक वो एक दूसरे के साथ में रिलेशन रख सकते थे।
लेकिन उनको शादी करने की परमिशन नहीं थी। जो भी बच्चे पैदा होते थे उनका पालन पोषण करने का काम स्टेट करता था, राज्य करता था। यह प्रयोग काफी सालों तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसमें जोड़ियां बनते गई। जो बच्चे वो पैदा करते थे, ये जोड़ियां जो बच्चे पैदा करते थे, वो बच्चों के प्रति उनका ज्यादा स्नेह होता था, वो बार बार अपने बच्चों को मिलना चाहते थे। धीरे धीरे ये बातें इतनी व्यापक बन गई कि कुछ सालों के प्रयोग के बाद, करीबन 20 सालों के प्रयोग के बाद शादी करने की परमिशन देनी पड़ी। तब शायद ऐसा लगा कि कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, बाकी लोग ऐसे ही कॉमरेड कर कर रहेंगे। लेकिन बात एकदम से उल्टी हो गई। जैसे ही परमिशन मिले 70-80% से लोग ज्यादा शादी करने लगे, और तब ये प्रयोग जो था वो फेल हो चुका है, ये ध्यान में आया। फिर बाद में ये प्रयोग रिपीट करने की हिम्मत नहीं की गई। चीन में हालांकि कम्युनिज्म आया, लेकिन वहां ये प्रयोग करने की फिर हिम्मत नहीं की गई, क्योंकि उसका फेलियर पहले ही पता चल गया था। दूसरा एक प्रयोग जो हुआ वो इजराइल में हुआ, वो मजबूरी में हुआ। वहां कोई विचारधारा का कारण नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जूस को बहुत बड़े पैमाने पर मारा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बड़े ही पैमाने पर उनको मारा गया। हिटलर ने जगह जगह पर जूस पर बहुत अत्याचार किए, बलात्कार किए, जलाकर मारा। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या क्या होता था इसके बारे में सब जानकारी आपको है, मैं उसको रिपीट नहीं करता हूं। और तब पूरे दुनिया के जूस इकट्ठा हुए। ये पहले से प्रोसेस चल रही थी, पहले महायुद्ध के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ये प्रोसेस शुरू हो गई थी। जहां से उनकी पैदाइश हुई, ऐसा वो मानते थे, जेरूसलेम के आसपास की जमीन उन्होंने खरीदना शुरू किया। वहाँ अरब लोग रहते थे। वहाँ पर उन्होंने इजराइल राष्ट्र की निर्मित की। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में इजराइल राष्ट्र निर्माण हुआ। ये जो प्रोसेस चली कि पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग देशों के जूस लोग वहाँ आ रहे हैं। जो बचे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में गलती से बचे हैं, वो सब वहाँ आ रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, दलदल में काम कर रहे हैं। वहां ठीक से जमीन भी नहीं थी, वहां पर रात दिन काम कर रहे हैं, अरबों के साथ में रात दिन लड़ाई कर रहे हैं। इस अवस्था में लड़के लड़कियां साथ में रहते थे, आपस में उनके सेक्सुअल रिलेशन आते थे, बच्चे पैदा होते थे। बच्चे पैदा जो होते थे उनकी जिम्मेदारी, टिब्यूक्स इनको कहा जाता है, ये जो सिस्टम है जहां ये सब लोग साथ में रहते थे, हॉस्टल जैसे कहा जाता है, वहां पर ये बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी वो सिस्टम लेती थी। लेकिन जैसे ही वहां पर शांति प्रस्तापित हुई, राष्ट्र ठीक ढंग से काम करने लग गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, धीरे धीरे सबने शादी करनी शुरू की। इसलिए ये जो दो प्रयोग हुए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इंसान को जब शादी का पता चल गया, उसका एहसास हुआ, उसने शादी कर कर जीना सीखा, उसके बाद में वो बड़े पैमाने पर शादी करना चाहता है। ये मैरिज सिस्टम की उसको आवश्यकता है। बहुत ही, जिसको हम कहेंगे बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि शादी सिस्टम के मैन के जीवन में बहुत जरूरत है। अब अमेरिका जैसा देश है, उसका उदाहरण हम लेंगे। अमेरिका ये सबसे मॉडर्न देश है, सबसे नया देश भी है। वहां तो पूरे यूरोप से लोग आकर बैठे और बाद में वो देश क्रिएट हुआ। इस अमेरिका में शादी न करना ये कोई स्टिग्मा की बात नहीं है। वहां किसी पर जबरदस्ती नहीं होती कि आपने शादी करनी चाहिए। वहां पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में शादी न कर कर जी सकते हैं। वहां शादी करने के बाद में जो डाइवोर्सेस होते हैं उसको भी स्टिग्मा नहीं है। आप चाहे कोई भी पद पर हो, बड़े ऊंचे ओहदे पर हो, बड़ा आप काम कर रहे हो, और आपका अगर डाइवोर्स हो जाए, वो चाहे स्त्री भी हो, तो इस कारण उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होती है, उसको कम नहीं आंका जाता है, उस पर कोई स्टिग्मा नहीं मारा जाता है। इसके बावजूद अमेरिका में जहां लिविंग इन आम बात है, फ्रेंड्स में सेक्स करना आम बात है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं। करीबन
90% के ऊपर लोग अपने जीवन में कभी ना कभी शादी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े उदाहरण हैं कि हमने शादी बिन से जीने के भी प्रयोग कर कर देखे हैं। जहां शादी करना जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, ऐसे भी समाज में लोग शादी करना चाहते हैं। तो मानवीय जीवन में, इंसान के जीवन में शादी का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये मैरिज सिस्टम बहुत एक अलग रोल प्ले करता है। ये हमने स्वीकारना चाहिए, मानना चाहिए और उस दूसरी से उसके बारे में सोचना चाहिए। अब मित्रों, बात आती है कि हमने अगर शादी करनी ही है तो जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। ये बहुत महत्व का विषय है। मैं जब अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, हमको ये बातें किसी ने समझाई नहीं। शादी के बारे में सोचना चाहिए, यह अभ्यास का विषय है, सोच समझकर शादी करनी चाहिए, यह भी हमको पता नहीं था। हमारी जो पूरी की पूरी पीढ़ी है, जनरेशन है, ये जनरेशन ही इस ढंग से जी रही थी कि शादी एक कंपलसरी चीज है। हर व्यक्ति जीवन में शादी करता ही है, उसने शादी करनी ही चाहिए, दूसरा कोई पर्याय हो नहीं सकता है। क्यों शादी करनी चाहिए पता नहीं, यानी ये जवाब जो है पता नहीं, ये मैं सही जवाब दे रहा हूं। मेरे जनरेशन का जवाब था हर व्यक्ति शादी करता है, मैं भी शादी करता हूं। मैं हमेशा अपने आप को पूछता हूं, दूसरे लोगों को भी पूछता हूं, हर व्यक्ति अगर गड्ढे में गिरता है तो क्या मैं भी गिरूंगा? उसका जवाब हम नहीं देंगे। लेकिन शादी के बारे में सोच समझकर शादी करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ अभ्यास भी करने का विषय होता है, इसकी मेरे जनरेशन को जानकारी नहीं थी। आज के भी जनरेशन को इसकी जानकारी है, ऐसा मैं कहता नहीं, लेकिन ये जानकारी लेना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा आज के जमाने में कहना है। तो जो चीज मेरे जीवन में मुझे मिली नहीं, वो आज के जनरेशन को मिले, इसलिए ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। आजकल क्या होता है, वातावरण बहुत बदल गया। कॉलेज में पढ़ते वक्त लड़के लड़कियां आपस में बहुत अच्छे ढंग से फ्रेंडशिप उनमें हो जाती है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ में काफी समय बिताते हैं। ऑफिसेज में लोग काम करते हैं, खास कर पढ़े लिखे लोग ऑफिसेज में साथ में काम करते हैं, घंटों साथ में गुजारते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और इसमें से कुछ लोग एक दूसरे के साथ में प्रेम करने लगते हैं। यह तो जानबूझकर प्रेम होता है, यानी मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि यह प्रेम सोच समझकर करते, इस ढंग से नहीं कह रहा हूं मैं। यानी एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को जानकर एक दूसरे के साथ में यह प्रेम होता है। तो ये लव मैरिजेस इस ढंग के जो पनपते हैं कि भाई हम एक दूसरे को कुछ सालों से जान रहे हैं, फ्रेंड्स है, बाद में एक दूसरे के प्रति हमको ध्यान में आया कि आकर्षण है, प्रेम है, और हम शादी के लिए एक दूसरे को चुनते हैं। तो ये लव मैरिजेस सक्सेस हो गए क्या? मित्रों, इसमें सक्सेस का प्रमाण ज्यादा नहीं। क्यों ज्यादा नहीं? इसके पीछे का कारण यह होता है कि एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण होता है उसका रूपांतरण प्रेम में होता है, लव में होता है, या फिर पहले लव में गिरते हैं, प्रेम में गिरते हैं और बाद में आकर्षण होता है। जो भी कारण होगा, एक बार एक दूसरे के साथ में प्रेम करने लगने के बाद में आदमी की सोच उस क्षेत्र में बंद हो जाती है। हम कहते हैं मैं प्यार में गिरा, प्यार में पड़ा, प्रेम किया, यह शब्द हम कभी उपयोग में नहीं लाते, और वो बात सही है। हम प्यार में गिरते ही हैं, पड़ते ही हैं। इसलिए अगर हमारे ध्यान में आया कि जिसके साथ में हम प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम बहुत चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, हमारा प्रेम बहुत ही गहरा है, उस व्यक्ति में जो खामियां है वो हमारे ध्यान में नहीं आती। मेरा साथी, जीवन साथी कर ये व्यक्ति योग्य है, अयोग्य है, इस ढंग से हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि दिमाग ने तब विचार करना बंद किया होता है। एक दूसरे को सही ढंग से हम जांच भी नहीं सकते, परख भी नहीं सकते, असेसमेंट भी नहीं कर सकते। केवल हम इमोशनल होते इस क्षेत्र में,
और इस कारण लव मैरिजेस में भी जीवन साथी का चुनाव काफी गलत हो सकता है, और इसलिए लव मैरिजेस के भी सक्सेस रेट जो है वो दूसरे शादी से ज्यादा नहीं है। मैं किस ढंग के लव मैरिजेस की बात कर रहा हूं यहां पर? जो एक दूसरे को अच्छे ढंग से जानते हैं, कुछ सालों से एक दूसरे में मित्रता है, उनके लव मैरिजेस की मैं बात कर रहा हूं। पहले जमाने में जो लव था, लैला मजनू का, शेरी फरात का, रोमियो जूलियट का, तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो दुनिया नहीं, लव एट अ फर्स्ट टाइप वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कम मिलते थे फिर भी एक दूसरे से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये जो ऑब्सेशनल लव है वो तो शादी के क्षेत्र में बिल्कुल सक्सेस नहीं हो। प्रेम इस विषय का मैंने बहुत अभ्यास किया। रोमियो जूलियट से लेकर ये सभी कहानियां बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं। मैं इतना कह सकता हूं जो मेरा अभ्यास है उसके आधार पर कि ये इतना ऑब्सेशनल लव है कि अगर रोमियो जूलियट की शादी होती, लैला मजनू की शादी होती, शेरी फरात की शादी होती, और इस ढंग की जो कहानियां हमने सुनी है उनकी शादी होती, तो ये शादी बिल्कुल टिक नहीं पाती, एक दूसरे का जीना दुभर कर देती। इतना इनका ऑब्सेशनल लव था। ऐसा कभी भी शादी के लिए सक्सेस का जरिया नहीं बन सकता, ये सबसे पहले समझ लीजिए। दूसरा पर्याय कौन सा है शादी में? दूसरा पर्याय है परंपरा से जो जुड़ा तरीका है वो है, यानी अलग अलग जरिए से जानकारी प्राप्त करो और अपना साथी चुनो। अब पहले रिश्तेदार ढूंढते थे, पहले कुछ पंडित लोग जो यही काम करते थे, लड़के लड़कियों के पते रखते थे, उनकी जानकारी रखते थे, एक दूसरे के पास पहुंचाते थे, या फिर रिश्तेदारों के जरिए शादियां होती थी, उसके आधार पर चुनाव होते थे। लेकिन अक्सर वो चुनाव घर के बड़े लोग करते थे। अब परिस्थिति बदल चुकी है, लेकिन इसी का रूप है। अब क्या होता है कि लड़के लड़कियां पढ़े लिखे जो होते हैं वो विवाह संस्था में रजिस्टर करते हैं, जो शादियां करवाने वाली संस्थाएं होती हैं, या फिर ऑनलाइन अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, फिर वहां से अपने साथी को चुनने का प्रयास करते हैं। अब चाहे रिश्तेदार के जरिए चुनाव हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कोई विवाह संस्था में आपने रजिस्टर किया और उसके जरिए आप चुनाव कर रहे हो, तो इसमें कैसे चुनते हैं? सबसे पहले अगर देखा जाती है कास्ट, जात। केवल जात तक सीमित नहीं रहता, सब कास्ट। आप कभी कभी पेपर्स में जो एड्स आती है, महाराष्ट्र टाइम्स में आती है, लोक सत्ता में आती है, करीबन हर पेपर में अक्सर रविवार को ये एड्स होती हैं। ये एड्स कभी आपने पढ़ी है? फला फला डॉक्टर एंडी, अमुक अमुक ऐसी ऐसी वधू चाहिए, अमुक अमुक कास्ट की चाहिए, अमुक अमुक कास्ट के लोगों ने अप्लाई नहीं करे। तो सबसे पहले जात देखी जाती है, सब कास्ट देखी जाती है। अब खानदान का तो तब पता नहीं चलता है, लेकिन जब एक दूसरे के साथ में मिलना शुरू होता है, एक दूसरे के फैमिली की जानकारी निकाल, खानदान भी देखा जाता है। जात के आधार पर, कास्ट के आधार पर जो शादी होती है, मैक्सिमम शादियां कास्ट और सब कास्ट के आधार पर होती है। फिर भी डाइवोर्स का प्रमाण है, फिर भी शादी सक्सेस न होने का प्रमाण बहुत है। क्योंकि मित्रों, आजकल पढ़े लिखे लोगों में कम से कम कास्ट के आधार पर जो अलग अलग जीने का ढंग था वो आज बचा नहीं। इतना कल्चराइजेशन बदल चुका है पढ़े लिखे लोगों में कि ये भिन्नता बहुत ज्यादा बची नहीं है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके आधार पर शादी सक्सेस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अमुक जाति की लड़कियां बहुत अच्छी बीबियां होती है, वो पति को बहुत पति है वगैरह वगैरह, ये बातें आज के जमाने में कोई काम।
तमुक तमुक जाति की लड़कियां होती है, वो पति को फिर बिल्कुल ठेंगा बता देती है। इस ढंग की अगर कोई बात करता है तो ये केवल बायस बातें हैं, उसको कोई अर्थ नहीं होता है। अब अच्छे खानदान की लड़कियां अच्छी बीबियां सिद्ध होती है, अच्छे खानदान के लड़के अच्छे पति सिद्ध होते हैं, इसकी कोई गारंटी है? ये खानदान नाम की चीज क्या है? मैं हमेशा ढूंढने की कोशिश करते गया ये खानदान नाम की चीज क्या है। नहीं, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, प्योर खानदान है। अब क्या है, ये भी मुझे कभी समझ में नहीं आया। सवाल पूछता हूं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एकदम से निर्णय बता देता हूं। ये खानदान नाम की जो चीज है उसको कोई भी मतलब नहीं है। ये शब्द कहां से आया? भारत में बड़े पैमाने पर जो सरदार, मुस्लिम सरदार एस्टेब्लिश हुए, मुस्लिम राजाओं, हर जगह जो रहते थे वो सरदार, उनके प्रति एक एक प्रांत उनके हिस्से में होता था, एक एक जिसको हम कहेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट उनके हिस्से में होता है, वो वहां का सरदार है। उनको खान कहने की प्रथा थी। और यहां के जो स्थानिक लोग थे, उनमें जो अपने आप को प्रतिष्ठित कहते थे, वो बड़े पैमाने पर उनके साथ में रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते थे। अगर उन्होंने अपने घर की किसी बेटी को या बहन को उनके साथ में ब्याही तो खान को दान दी, यानी खान यानी वहां का सरदार, इस सरदार को अपनी बेटी दान दी, कन्यादान ये शब्द था ही। तो उस कुटुंब को, उस फैमिली को खानदानी कहा जाता था। अब खानदान का ये मतलब सामने आने के बाद में मुझे लगता है कोई अपने आप को खानदानी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। चाहे जात हो, चाहे सबकास्ट हो, कास्ट हो, उसके आधार पर आपकी शादी सक्सेस होने के कोई चांसेस नहीं है। फिर भी आज हम उसको बहुत महत्व देते हैं। आर्थिक प्राप्ति की क्षमता, मैं हमेशा कहता हूं कि पुरुषों की शादी उनके साथ में नहीं होती है, उनके पर्स के साथ में होती है। और यह हमारे समाज की वास्तविकता है। यानी वो कितना आर्थिक प्राप्ति करता है, उसकी कमाई कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, या फिर व्यवसाय में कितना कमाता है, उसके आधार पर उसकी कीमत आकी जाती है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसा है, ये बहुत ही कम महत्व का होता है। तो आर्थिक क्षमता को हम बहुत ही महत्व देते हैं। अगर किसी घर के व्यक्ति की आर्थिक क्षमता बहुत अच्छी है, उस लड़के की, तो वो शादी सक्सेस होगी। जो लड़की उसके साथ में ब्याही जाएगी वो बहुत आनंद से अपना जीवन गुजार पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने ऐसे कई अमीर जोड़े बहुत नजदीक से देखे हैं। कई सालों से मैरिज काउंसलिंग में करते आया हूं। घर में करोड़ों की कमाई आती है और एक दूसरे का रोज सिर फोड़ने की कोशिश होती है। ये भी हो सकता है उस घर के स्त्री को जीना हराम हो, यह भी वातावरण हो सकता है। तो आर्थिक प्राप्ति पूरी होने के कारण या बड़ी होने के कारण किसी को सुख मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, शादी करने के लिए कम से कम दोनों ठीक ढंग से जी सके, इतनी आर्थिक क्षमता होना बहुत जरूरी है। यहां तक की बात ठीक है। फिर आता है एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन के कारण इंसान अच्छा व्यवहार करेगा, इसकी कोई गारंटी, वो ज्यादा अच्छा इंसान बनेगा, इसकी कोई गारंटी, बिल्कुल गारंटी नहीं दे सकते हम। मैंने कई इंजीनियर्स ऐसे देखे हैं जो अपने बीवियों को बहुत मारते हैं, शराब पीकर मारते हैं, बहुत अन्याय करते हैं। ऐसे कई डॉक्टर्स देखे हैं। इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा एजुकेशन हो तो आदमी बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन के कारण वो अच्छा बनेगा, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। तो शादी सक्सेस होने में एजुकेशन, हाँ, अनपढ़ और पढ़ाई लिखाई वाली व्यक्ति, इतना फर्क तो किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा इसमें फर्क करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आप सवाल रहता है, थोड़ा सा ये सवाल होता है, साइकोलॉजिकल सवाल होता है, ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं कि भाई अगर लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़का कम पढ़ा लिखा है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ तक ये बात सीमित है। इससे ज़्यादा इसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। फिर सवाल रहा शारीरिक सौंदर्य, इसको कितना महत्व दिया जाता है? पुरुषों के बारे में जनरली इसको महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन स्त्रियों के बारे में बहुत महत्व दिया जाता है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको मैरिज काउंसलिंग के आपके सामने रखूंगा।
एक जोड़ा, दोनों दिखने को बहुत ही सुंदर थे, मेरे वर्कशॉप में आए थे। जब मैंने पहली बार उस जोड़े को देखा तो मेरे पहला इंप्रेशन यह था कि क्या अच्छा जोड़ा है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्पैटिबल लगते हैं, दोनों एक दूसरों को बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों एक दूसरे पर बहुत प्यार करते होंगे, दोनों दिखने को सुंदर है, शारीरिक और सभी सभी बहुत अच्छा है। काउंसलिंग को आए, उनमें कुछ दिक्कतें चल रही थी। पत्नी कह रही थी कि मैं अपने पति के साथ में कहीं बाहर घूमने को नहीं जा सकती। मेरी शादी होकर अभी 5 साल हो गए। मतलब क्या बात है, तुमको तुम्हारा पति क्यों पसंद नहीं है? सर बोले, आपने इनको कभी चलते हुए देखा है क्या? बोला, नहीं, मैंने चलते हुए नहीं देखा है। 6 फुट लंबे हैं, तगड़े जवान दिखते हैं। मैंने बोला, फिर क्या हुआ? आपने देखा नहीं ना, वो चलते हो पुरुष जैसे चलते ही नहीं है, स्त्री जैसे चलते हैं। अब वो शब्द होता है मराठी में एक खास, वो शब्द उन्होंने उपयोग किया था, स्ट्रैंड कहूंगा अच्छे शब्दों में मैं आपके सामने उसको। स्ट्रैंड तरीके से चलते हैं, स्त्री जैसे चलते हैं। बोला, तुमको 2 बच्चे हैं? बोले, हाँ, दोनों बच्चे उनसे ही हुए। हाँ। मैंने बोला, उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं। सर बोले, वो ठीक है, बेड में है ना। क्या? मैं उनके साथ में शादी होने के बाद में पहली बार घूमने को गई। मैं एक दुकान से कुछ खरीद रही थी, ये इनको दूसरे दुकान में भेजा था। जाते वक्त मैंने देखा, मैंने कहा, ये कौन औरत चल रही है पुरुषों के कपड़े में? मेरा ही पति था। तब से मेरा मन ही उनके बारे में उजड़ गया। मन शादी होते होते उजड़ गया। उसके बाद में बच्चे पैदा हुए, अब 5 साल हो चुके हैं। इसके बावजूद वो अपने पति को स्वीकार नहीं पा रही है। जो काउंसलिंग करना था वो बात आगे चलते गई। दूसरा मैं उदाहरण देता हूं। ऐसा ही एक जोड़ा दिखने को सुंदर, ऊपरी तौर से लगे कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही अनुरूप है, एक दूसरे के लिए बहुत ही कॉम्पैटिबल है, दोनों दिखने को सुंदर है। पति कंप्लेंट करता है कि मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं। लेकिन क्यों, वो दिखने को सुंदर नहीं है, ऐसा है क्या? सर, आपने उसको कभी हंसते हुए देखा है? मिला नहीं। सर, वो जब हंसती है ना तो बिल्कुल चुड़ैल लगती है। अब मुझे बताइए कि जिस पति को अपनी पत्नी हंसते वक्त चुड़ैल लगती है, वो पति अपने पत्नी को कभी तो भी हंसने देगा? जिंदगी में वो हंसे, खुलकर हंसे, ऐसा वातावरण निर्माण करेगा? आप कहेंगे कि ये बातें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बिन महत्व की बातें हैं। लेकिन ये बिन महत्व की और छोटी छोटी बातें नहीं होती है। ये मैरिज लाइफ में बहुत महत्व का रोल प्ले करने वाली बातें हैं। क्योंकि मित्रों, ये इनकी जब शादी हुई तब दोनों ने एक दूसरे को किस अवस्था में देखा? दोनों एक जगह मिले, एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के साथ में बातचीत, और बाद में उन्होंने शादी तय की। तब तक दोनों को एक दूसरे का चलना मालूम नहीं था, और यहां पर अपने पत्नी का हंसना मालूम नहीं। लेकिन यह भी बहुत परिणाम करता है। मैंने केवल 2 उदाहरण आपको दिए। शारीरिक सौंदर्य कहां तक महत्व का है, उसके बारे में हम विचार कर ही रहे। उसके साथ में और एक बात आती है, जब हम परंपरागत शादी करते हैं या फिर इवन लव मैरिजेस के बाद भी ये बात आती है। कई लव मैरिजेस के बारे में मुझे पता है, लव करते वक्त उन्होंने इन बातों को देखा नहीं था, लेकिन जब शादी का निर्णय लेते हैं तो पत्रिका देखते हैं, होरोस्कोप देखते हैं, और होरोस्कोप के आधार पर शादी करते हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि होरोस्कोप के आधार पर शादी करना, इसको कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। पत्रिका को कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप शादी के निर्णय में पत्रिका को लाते हो तो यह तो पूरी तरह से बेईमानी है, पूरी तरह से गलत चुनाव करने की 100% गारंटी है।
इसका कोई महत्व नहीं होता है। ज्योतिष कोई महत्व नहीं होता है, ना ही उसको कोई साइंटिफिक आधार, ना ही वो सच्चा होता है। इसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने कई बार अपनी बात रखी है। मराठी में इसके भाषण उपलब्ध हैं, हिंदी में आपसे साथ उस विषय पर जब बोलूंगा तब विस्तार से बोलूंगा। मैं आज इतना ही कहूंगा कि ज्योतिषियों को कुछ भी समझता नहीं है जानने के लिए, जिस ज्योतिष पर आपका विश्वास होगा, जो एक्सीडेंट में जवान मर गया, ऐसे कोई यंग व्यक्ति का सही होरोस्कोप, झूठा नहीं, ज्योतिष ने बनाया हुआ होरोस्कोप लेकर जाइए। जिस ज्योतिष पर आपका बहुत विश्वास है, उस ज्योतिष के पास जाकर कहिए मेरे बहन के लिए ये आया है, क्या इनके साथ में मेरे बहन की शादी मैं कर दूं? दोनों होरोस्कोप उनके सामने रखिए, बहन का और वो, और फिर देखिए ज्योतिषी क्या कहता है। मैं आपको यहां बैठे बैठे दावे से कहता हूं, एक भी ज्योतिष को पता नहीं चलेगा कि जिसका वो ऑलरेडी मर चुका है, ये उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और उसके साथ में शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आपको कैसा सलाह देते हैं वो आप सुन लीजिए। जिन ज्योतिषियों को आदमी मरा या जिंदा है ये भी होरोस्कोप पर से पता नहीं चलता है, वो ज्योतिषी किस आधार पर आपसे कहेंगे कि ये लड़का अच्छा है, आपके बहन के लिए या फिर किसी लड़की के लिए बहुत अच्छा पति सिद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस आधार पर कहेंगे? आदमी मरना यानी पूरी जिंदगी खत्म होना, यही अगर उनको समझता नहीं है तो शादी का सक्सेस और अनसक्सेस होरोस्कोप के आधार पर कैसे समझेगा? मुझे लगता है ये बात यहां तक सीमित है। इससे ज्यादा लंबी बात मैं इसके बारे में नहीं करूंगा, क्योंकि ये समय नहीं है उतना अपने पास में। लेकिन ज्योतिष इस विषय पर जब बोलूंगा तब इसके बारे में बहुत विस्तार से आपसे बात करूंगा। तो मित्रों, हम जात देखते हैं, आर्थिक प्राप्ति की क्षमता देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, शारीरिक सौंदर्य देखते हैं, पत्रिका देखते हैं। ये पांचों बातें बेमानी है। शादी के सक्सेस का इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। फिर चुनाव करते वक्त कौन सा महत्व का हिस्सा है, जिसके बारे में हमने बहुत ही केयर लेकर उसको अमल में लाना चाहिए। सबसे पहले शादी करते वक्त दिमाग में यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसके साथ में मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है। यहां एडजस्टमेंट की गुंजाइश शुरुआत में तो नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ में मुझे पूरी जिंदगी गुजारनी है वो मेरा सेक्सुअल पार्टनर भी है, वो मुझे मन से पसंद चाहिए। पहली बात, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप प्यार में गिरिए और बाद में शादी कीजिए। 50% लोगों की शादी जिंदगी भर नहीं होगी, लेकिन दिल से पसंद आना, हिंदी फिल्मों में इसको कहा जाता है मेरे दिल की घंटी बजी, मेरे मन की घंटी बजी। जिस व्यक्ति को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि इसके साथ में मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं, इतना मन से पसंद आना, यानी उसका दिखना पसंद है, उसका बोलना पसंद है, उसका चलना पसंद है, उसका हंसना पसंद है, उसका बर्ताव पसंद है, टोटल व्यक्तित्व कर कर, टोटल पर्सन कर कर वो व्यक्ति मुझे पसंद है। ऐसा जब मन से लगे तभी शादी का निर्णय लीजिए। ये शादी की बहुत ही प्राथमिक आवश्यकता है। शादी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण लगना ही चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी साथ में गुजारनी है और शादी सेक्स के आधार पर ही टिकती है। इसलिए एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन लगना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वो व्यक्ति सुंदर होनी चाहिए, उसका शरीर सुंदर होना चाहिए। ऐसी कोई बेमानी बातें मैं आपके सामने नहीं करता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि आपको, आपकी जो भी सोच है, जिस ढंग से आप विचार करते हो, जिस ढंग से आपकी पसंद है, उस ढंग से आपको सामने के व्यक्ति मन से पसंद आनी चाहिए। उसका दिखना, उसका बोलना, उसका चलना, उसका हंसना, उसका बर्ताव आपको पसंद आना चाहिए। बहुत अवसर होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको जिंदगी में एक व्यक्ति पसंद आई और फिर बाद में कभी पसंद ही नहीं आई दूसरी व्यक्ति। हर साल में एक दो व्यक्ति अपने को पसंद आती है,
इतना बड़ा चॉइस होता है। फिर उसमें जात नहीं आड़े देने की, आर्थिक कमाई को कम महत्व देने का, दोनों अच्छे ढंग से जी ले इतनी आर्थिक कमाई की है। फिर उसमें एजुकेशन कम ज़्यादा होगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं है। शारीरिक के बारे में जो आवश्यक है उसके बारे में तो हम सोच ही रहे हैं। इसमें वो व्यक्ति सुंदर ही होगी इसकी गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर लगते हैं, कुछ को नहीं लगते हैं। अब हेमा मालिनी बहुत सुंदर है, मुझे नहीं लगती है। माधुरी दीक्षित बहुत सुंदर है, मुझे नहीं लगती है। किसको कौन सुंदर लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए मैं आपकी पसंद कह रहा हूं। यह पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है, यह पहली शर्त अगर आप ठीक ढंग से अमल में लाते हो तो फिर दूसरी शर्त उतनी ही महत्व की है, सामने के व्यक्ति का स्वभाव। इस बारे में, पसंद के बारे में एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन पसंद के बाद में पूरी जिंदगी भर आपको अगर शादी निभानी है तो एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट, इसके अलावा शादी में कुछ नहीं होता है। तो ही शादी अच्छे ढंग से सक्सेसफुल निभ सकती है। इसलिए दोनों का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो एडजस्टेबल नेचर का हो, को इजीली एक्सेप्ट कर पाए, एक दूसरे पर कुछ चीजें ना ला दे। वैसा ही आपने बर्ताव करना चाहिए, मैं कहता हूं वैसा ही आपने विचार करना चाहिए, मैं कहता हूं वैसा ही आपने जीना चाहिए, ऐसा आग्रह रखने वाले के साथ में किसी दूसरे व्यक्ति की शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। कम से कम दूसरे व्यक्ति को जीना आसान नहीं होता है, उसका जीना दूभर बन जाता है। अब ये स्वभाव के जो प्रकार है उसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी कल्पना मैं अभी दे दूंगा। आइजेंग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सुंदर चार्ट तैयार किया है। जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो चार ने कहा है। एक निराशावादी व्यक्तित्व, जिसमें ये व्यक्ति हमेशा दुखी रहती है, मुड़ी रहती है, नकारात्मक विचार करते रहती है, अकेला रहना पसंद करती है और खुद की भावनाओं को बहुत महत्व देती है। इसको निराशावादी व्यक्तित्व ऐसा कहा जाता है। अगर आपका पार्टनर ये निराशावादी व्यक्तित्व है तो आपका जीना बहुत ही दुभर हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा। शांति से आप अच्छे ढंग से जी नहीं पाओगे। और शादी के जो तीन उद्देश्य है, आनंद से और सुख प्राप्त करने के लिए जीना, स्पिरिचुअल पार्टनर, और तीसरा है बच्चे पैदा करना, तीनों में ना ही ऐसे व्यक्ति के साथ में आप आनंद से जी सकते हो। अगर आप खुद निराशावादी हो, मैंने जो कहा, जो क्वालिटीज कही, उस ढंग के हो, तो शादी न करे तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम अपने आप को भी बचा पाओगे आप। उसके पहले अपने व्यक्तित्व को बदलो, और व्यक्तित्व बदला जा सकता है। मैं अपना व्यक्तित्व बदल सकता हूं, दूसरे का व्यक्तित्व बदलने की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं। यानी आप अपने आप को बदल सकते हो अगर आप ठान लो तो, लेकिन आप अपने साथी को बदलेंगे, स्पाउस को बदलेंगे या फिर जीवन साथी को बदलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर इस ढंग का व्यक्ति है, निराशावादी व्यक्तित्व का, जो दुखी हमेशा रहता है, मूडी है, नकारात्मक सोच वाला है, अकेला रहना पसंद करता है और खुद की भावनाओं को बहुत महत्व देता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में शादी करना, शादी सक्सेस होने की गुंजाइश बहुत कम है। दूसरा व्यक्तित्व है कॉलेरिक पर्सनालिटी, जिसको भावना प्रधान व्यक्तित्व कहा जाता है। ये व्यक्ति अगर टची है, चंचल है, नमक है, इंपल्सिव है, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयां होती है, वो आशावादी भी होता है, तो इस व्यक्तित्व के साथ में जीना मुश्किल होता है, लेकिन निभ सकता है। अगर आप बहुत ही समझदार हैं, आप बहुत ज्यादा एडजस्टेबल नेचर के हैं, इस व्यक्ति को अच्छे ढंग से हैंडल करने की क्षमता आप अपने आप में डेवलप कर लेते हो, तो शायद आपका जीना संभव है, दोनों शायद अच्छे ढंग से जिंदगी में जी पाए। तीसरा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, एक संतुलित व्यक्तित्व। वो व्यक्ति हमेशा तटस्थ होता है, नियंत्रित होता है, संयमित होता है, उसमें योगिक क्वालिटीज होती हैं। यानी आपको बहुत आनंद विभोर हो गया ऐसा भी वो दिखेगा नहीं, दुख से बह गया ऐसा भी दिखेगा नहीं, एकदम संतुलित व्यक्तित्व होता है।
अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा पति उसको मिले तो ये बहुत आदर्श बात हो गई। वो व्यक्ति हमेशा अपने पत्नी को अच्छे ढंग से जीने देगा, उसके जो भी मान्यताएं हैं उसको खुलकर जीने देगा, अपने विचारों से उसको जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अपनी कोई चीज उस पर ला देगा नहीं। अगर ऐसी पत्नी है तो वो पति के बारे में ऐसा ही बर्ताव करेगी। चौथी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी इसको माना जाता है, ये सैंग्विन पर्सनैलिटी है, आशावादी व्यक्तित्व है। ये हमेशा आनंदी रहता है, हमेशा मिलनसार होता है, बोलने वाला होता है, हंसमुख होता है, इजी गोइंग होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में जीना तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका जीवन साथी फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी का है या फिर सैंग्विन पर्सनैलिटी का है और आप भी दोनों में से कोई एक पर्सनैलिटी के हो, तो दोनों का नेचर बहुत ही एडजस्टेबल होने के कारण और एक दूसरे को दोनों बहुत पसंद है, ये दोनों शर्तें अगर हम पूरी करते हैं हमारे बहुत ही सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कॉलेरिक पर्सनैलिटी दोनों में से एक है तो भी काफी गुंजाइश बचती है, सुधार के लिए काफी अवसर होता है, लेकिन गुंजाइश बचती है। इसके बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगले शनिवार को। यानी मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी की अगर पत्नी है और सैंग्विन पर्सनैलिटी का पति है तो इनकी शादी कैसे चलेगी, और अगर मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी का पति है और सैंग्विन पर्सनैलिटी की पत्नी है तो इनकी शादी कैसी चलेगी। ये जोड़े स्वभाव के कारण किस ढंग से बर्ताव एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मित्रों, मैं इस बहाने आपसे एक बात बहुत ही आग्रह से कहूंगा, शादी करने के लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं, हम पहले पैदा हुए हैं। ये शादी सिस्टम मानव इंसान ने इजाद की है, उसका इवोल्यूशन किया है। शादी हमने पैदा की है, मैरिज सिस्टम हमने पैदा की है, शादी के लिए नहीं होता है, शादी इंसान के लिए होती है। शादी का उद्देश्य ही हमको आनंद से और सुख से जीना है, सेक्सुअल पार्टनर की आवश्यकता है। और शायद इसके साथ में अगर हम निर्णय लेते हैं कि हमको बच्चे पैदा करने हैं, उनका पालन पोषण करना है, इसके लिए हमारे जीवन में शादी बहुत आवश्यक है। लेकिन ये जो शर्तें हैं वो शर्तें शादी में पूरी हुई तो ही इस शादी को मतलब है, अन्यथा इस शादी को मतलब नहीं बचता है। ये भी हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। जीवन साथी का चुनाव करते वक्त केवल दो चीजें महत्व की है। हमको जिस साथी का हम चुनाव कर रहे हैं वो दिल से पसंद आना चाहिए, हमारी घंटी बजनी चाहिए, और दूसरा उसका और मेरा दोनों का स्वभाव एडजस्टेबल नेचर का होना चाहिए, क्योंकि शादी यानी एडजस्टमेंट 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 इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो फिर ये शादी का उद्देश्य जो है सही मायने में सफल होगा और हमारे जीवन में शादी एड ऑन चीज होगी, सब्सट्रैक्शन वाली चीज नहीं होगी। उसके कारण हम जीवन में दुखी नहीं बनेंगे, उल्टा दोनों का जीवन ज्यादा आनंदमय बनेगा, दोनों को खुलने का, फूलने का, बढ़ने का अवसर मिलेगा, जो सही मायने में शादी का उद्देश्य होना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।